हेलो बच्चों, मैं प्रभात सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एफर्ट पर। हम इस चैनल पे आपको यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की संपूर्ण तैयारी कराएंगे ताकि आपका मनचाहा ब्रांच आपको मिल जाए, आपको मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें ताकि आपको यूपी पॉलिटेक्निक के जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे और आप जो है अपडेटेड रहिएगा ताकि आपका सही सही एडमिशन हो पाए। और आप ऑथेंटिक चीजों को ही पढ़िए ताकि जो है आपके क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। इस सेशन में हम पीवाईक्यू के जो है क्वेश्चंस के ग्रुप ए के सेट 1 को देखेंगे, जिसमें जो है पूरे ओरिजिनल सवाल है जो जेई कब 2024 में पूछे गए थे पेपर्स में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लगाने के पश्चात आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरह के पेपर आते हैं और आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप सही सही और सही पैमाने पे अपने आप को जो है तौल पाओ। और इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप जो है 110% 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे उसका ओवरव्यू रूपरेखा पूर्ण रूप से समझ जाओगे। तो चलो आज हम लोग जो है शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे आज के सेशन में, कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप लोग पूरी तरह से जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि जो है आपके दोस्त भी आपके साथ एडमिशन करा पाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं और जब उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम प्रतिरोध प्रदान करते हैं। यानी जब सीरीज में जोड़ा जाएगा दो प्रतिरोधों को तो उनका मान होगा 50 ओम और जब उनको समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो उनका मान होगा 8 ओम। तो आपको बताना है कि दोनों प्रतिरोधों का जो मान होगा वो कितना कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी यही कुछ लिखा हुआ है। टू रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज, सीरीज में जब है दे प्रोवाइड 50 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड व्हेन इट कंबाइन इन पैरेलल then in order to provide 8 ohm resultant resistance then the value of each resistance is। चलो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा दो चीजें लिखी हुई हैं कि दो रेसिस्टेंस हैं, एक बार हम उनको किसमें जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और एक बार उनको पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे इस तरह से। तो मेरे रेसिस्टेंस का वैल्यू यानी मान कितना कितना होगा दिया। मान लो मैंने मान लिया ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। अगेन मैंने मान लिया R1 R2। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा ये सीरीज में है होता तो मैं सीरीज के फॉर्मूले से रिजल्टेंट कितना हो जाता भाई, R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला होता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब सीरीज में रहेगा तब मान कितना होगा, तब होगा 50 ओम, 50 ओम। ठीक है ना, तब मान कितना हो रहा है 50 ओम का हो रहा है। और जब दोनों को हम किसमें जोड़ रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो मेरा फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, आर पैरेलल यानी रिजल्टेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि R पैरेलल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो ये कितना है भाई, 8 ओम। ठीक, अब देखो मुझे यहां से R1 और R2 का मान पता हुआ है। देखो ये मान लो मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, यहाँ R1 और R2 का मान गिवन है कितना है 50, इसमें मैं रख देता हूं, मुझे आरपी का कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा। यानी देखो इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना कि R1 इंटू R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू R1 प्लस R2। और ये जो मान गिवन है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं। ठीक,
अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 50 ओम, कितना हो जाएगा, 400 ओम। ठीक है, किसकी वैल्यू 400 आई है, R1 और R2 का जो गुणनफल है, यानी दोनों का गुणा है, वो कितने का आ रहा है, 400 का आ रहा है। ठीक है ना, 400 ओम आ रहा है। तो यहां से ये फाइंड हो गया मेरा। अब देखो सिंपल सा दो इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए ऑप्शन में, तब मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पहले पहले वाले को देखते हैं, ये जो मेरा पहला वाला इक्वेशन है, इसको हम सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जोड़ रहे हैं, 50 आना चाहिए। 21 प्लस 29 50 आएगा, 10 प्लस 40 50 आएगा, 20 प्लस 30 50, 15 प्लस 35 50। सब कर गए, सभी हो गई क्या, नहीं नहीं, देखो ये भी होना चाहिए, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब दोनों का गुणा 400 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, देखो 21 इंटू, है ना, 21 का गुणा 29 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 गुणे 29 कितना हो जाएगा, 609। 609 होगा, नहीं होगा, गलत है, 400 होना चाहिए भाई। 10 गुणे 40 सिंपल सा, यही है, यही है, यही है 400, 400 यही तो चाहिए था। चलो, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है ना, आगे भी मल्टीपल करोगे 600 आएगा, 535 आएगा, सिंपल सा है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है ना। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड देख रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड में क्या कह रहा है, एक बॉल को h ऊंचाई के खंबे से गिराया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो जमीन तक पहुंचने में उसे t सेकेंड का समय लगता है, तो बॉल की जमीन से दूरी t/5 सेकेंड के बाद क्या होगी। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। टावर टावर की हाइट जो है वो कितनी दी गई है, टावर की हाइट दी हुई है h मीटर। इट्स टेक t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। धरती पर आने में कितना समय लग रहा है, ग्राउंड पर आने में कितना समय लग रहा है, जो है t सेकेंड, है ना। व्हाट इज द पोजीशन, बॉल की पोजीशन क्या होगी, above the ground in t/5 सेकेंड। t/5 सेकेंड में जो है बॉल की पोजीशन ग्राउंड से कितनी दूरी पे होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो इसको हम जो है समझ रहे हैं, देखो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ये टावर, ये बन गया हमारा टावर, और हमको बोला गया है कि बॉल जो है वो यहाँ पे टावर के टॉप पे बॉल है, ये बॉल होगी, इसको गिराया जा रहा है कहां पे, ग्राउंड पे। तो चलो ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में, ग्राउंड तक आने में जो बॉल को समय लगेगा, वो यहां तक रीच करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा भाई, वो लगेगा टी, और ये टी किसके बराबर होगा, कैपिटल टी के बराबर। ठीक है, अब देखो टावर की जो है वो हाइट दी हुई है, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर की है, इस टावर की जो हाइट है वो h मीटर की है। ठीक है, तो आप ये बताओ हाइट के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, h इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ t इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल टी है, हाइट कितना है, h ही दिया हुआ है ना। और आप ये समझो कि यहाँ पे जब बॉडी जो है आपका बॉल था तो ये किस पोजीशन में था, रेस्ट में था, है ना, यानी जो है कोई मोशन नहीं था, प्रारंभिक कोई भी वेग वेलोसिटी उसमें नहीं थी। इसका मतलब कि u का मान कितना हो जाएगा, टावर के टॉप पे u का मान कितना था, 0, प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी।
तो आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। h का मान कितना हो जाएगा भाई, 0 इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से मुझे h की वैल्यू पता चल गई, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरा h का मान निकल गया। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, h का मान निकल गया। ठीक है, तो h का वैल्यू मुझे पता हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉल को जब छोड़ा जा रहा है तो t/5 सेकेंड के बाद वो कुछ इस दूरी पे होगा, मान लो यहां पे होगा, है ना। तो अब मुझे बताना है कि इस डिस्टेंस पे ठीक है, जो हाइट थी वो कितनी थी, ये देखो इस डिस्टेंस पे जो हाइट रीच करेगा वो करेगा t इज इक्वल टू t/5 सेकेंड के लिए, है ना, t इज इक्वल टू t/5 सेकेंड के लिए। और सपोज करो मैंने बोला कि ये मेरा जो दूरी हुआ, ये दूरी हो गया h, ठीक, और ये मैंने h1 मान लिया। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राउंड से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो चलो मैं उसको मान लेता हूं कि ये मेरा जो डिस्टेंस है ये मेरा होगा h2। ठीक है, अब मुझे अगर h1 फाइंड करना है, h2 फाइंड करना है, तो मैं साफ साफ देख रहा हूं कि अगर मुझे h2 निकालना होगा तो h2 कितना होगा, h2 इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, h2 इजिकल टू हो जाएगा h माइनस h1, क्योंकि h इजिकल टू कितना है, h इजिकल टू होगा h1 प्लस h2, और अगर मुझे h2 निकालना होगा तो h माइनस h1। तो अब मुझे इस h1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखो h1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली जैसा यहाँ पे हुआ था उतना ही होगा, बस t इजिकल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल t/5 सेकेंड। तो इसमें हम इसी इक्वेशन में रखेंगे, h1 इजिकल टू कितना होगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। और h1 में भी u का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन u से चल रहा है, तो यहाँ पर u का मान कितना हो जाएगा, 0। अब t कितना रखोगे, t कैपिटल T के बराबर रखोगे, नहीं, यहीं तक रखना है। तो यहां तक t की वैल्यू क्या थी, t/5 सेकेंड। तो यहाँ पर t का मान कितना हो जाएगा, t/5, कैपिटल t/5 प्लस क्या होगा, हाफ जी सिमिलर होगा, गुरुत्वीय त्वरण कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जी को जी रखेंगे। फिर यहां पर क्या रखेंगे, t/5 का स्क्वायर, ठीक है, t/5 का स्क्वायर रखेंगे। क्लियर। अब देखो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, जीरो को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, हाफ जी टी स्क्वायर बाई 25, है ना, टी स्क्वायर बाई 25। अब देखो यहां से इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/25, है ना, और g 1/25 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू आई थी हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। क्या मैं हाफ जी टी स्क्वायर को h लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है हाफ जी टी स्क्वायर, वो एक्चुअल में जो टोटल हाइट थी h उसके बराबर है, तो यहां पर मैं h लिख सकता हूं ना, कितना हो जाएगा, h1 का मान कितना हो जाएगा, h1 इजिकल टू 1/25 1/25 इंटू कितना हो जाएगा h। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, h1 h/25 है, और
मुझे निकालना कितना था, H2 निकालना था। तो H2 की वैल्यू यहां पर देखो लिखा हुआ है, H2 कितना होगा, H माइनस H1। तो यहाँ पे H2 का मान कितना हो जाएगा, H माइनस H1। अब देखो यहाँ पर H को मैं H ही रहने दे रहा हूं, है ना, और H1 की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, H बाई 25। इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, H में से H बाई 25 घटाएंगे, H में से H बाई 25 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 25H माइनस H डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ H2 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24H बाई 25। कितना हो जाएगा, 24H बाई 25। देखो यहाँ पे अब ऑप्शन H बाई 25 होगा क्या, नहीं होगा, H बाई 25 H1 की वैल्यू है। ये पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल अबव द ग्राउंड इन T बाई 5 सेकेंड, है ना, ग्राउंड से पूछा है, यानी H2 की वैल्यू पूछा है। और कितना आएगा H2, 24H बाई 25। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जा रहा है, इसमें इट मींस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया जा रहा है। तो परिपथ यानी सर्किट में प्रेरण प्रतिघात, इट मींस इंडक्टिव रेसिस्टेंस जो है वो कितना लिखा हुआ है, एक्सएल की वैल्यू 20 ओम है। धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, प्रतिघात मतलब क्या, रिएक्टेंस, है ना, ओमीय प्रतिरोध, जाहिर सी बात है देगा वो, क्या दे रहा है, XC 20 दे रहा है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है। तो परिपथ में प्रतिबाधा होगी, इट मींस इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। अगर LCR सर्किट दिया गया है, 100 वोल्टेज का अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इंडक्टिव रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इंडक्टिव रेसिस्टेंस दिया हुआ है, XL की वैल्यू दी हुई है, XC की वैल्यू दी हुई है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम का। तो आपको क्या पूछ रहा है, इंपीडेंस पूछ रहा है। देखो सर्किट कौन सा है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रिएक्टिव, मतलब इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेसिस्टर है, इन के बीच वोल्टेज अप्लाई किया गया है, और वो वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है, जो है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, और दिया गया है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, यानी एक्सल जो होगा वो होगा 20 ओम का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा यानी XC की वैल्यू जो होगी वो भी होगी 20 ओम की, और रेसिस्टेंस जो है दिया गया है वो दिया गया है 5 ओम का होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है इंपीडेंस कितना होगा। इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है XL और XC कितना दिया हुआ है, 20 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपीडेंस होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20 का स्क्वायर। तो सिंपल सा है, यहां से Z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जो इंपीडेंस होगा वो कितना होगा, 5 का होगा, और ऑप्शन में दिया भी है
क्या दिया हुआ है भाई, जो है इंपीडेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल याद रखना था कि फॉर्मूला क्या होगा। तो इंपीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको याद रखना है, ये होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आप क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एक संधारिता की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। यदि इसमें 108 माइक्रो कूलम का आवेश उत्पन्न होता है तो विभवांतर कितना होगा। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर दिया गया है कितना, 3 माइक्रो फैराड का, और कैपेसिटेंस के क्रॉस चार्ज जो हो रहा है वो कितना, 108 माइक्रो कूलम का रिलीज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल देखो समझना है हम लोग को। क्या बोला है, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि एक मान लो कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। अब इसके ये कैपेसिटेंस कितना है, सी है, और इसके क्रॉस क्या है, चार्ज है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा है ना, वो कितना होगा। फॉर्मूले से क्या होता है कि अगर ये वोल्टेज होगा तो ये जो चार्ज होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, Q बाई सी हो जाएगा। Q की वैल्यू देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 108। तो यहाँ Q का मान कितना हो जाएगा भाई, 108 किसमें दिया हुआ है, माइक्रो में दिया हुआ है। माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6, और क्या दिया हुआ है, कुलम दिया हुआ है। कुलम में लिख देता हूं। फिर देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है 3 माइक्रो फैराड। माइक्रो का मतलब फिर से 10 टू पावर -6, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या हो जाएगा, फैराडे। अब देखो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब 108 और 3 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, V 36 कूलम फैराडे। और एक्चुअली में ये क्या होता है, वोल्टेज होता है ना। तो V का मान कितना हो जाएगा, 36 वोल्टेज, है ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। V का यहाँ पे V का मान क्या हो जाएगा, 36 वोल्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूट्रॉन प्रति एम्पियर वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, और किस वेग से प्रवेश करता है, 4 इंटू 10 टू पावर 5/4 वेग से प्रवेश करता है। और कैसे प्रवेश करता है, समानांतर प्रवेश करता है। तो प्रोटॉन पे आरोपित बल का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला हुआ है कि एक प्रोटॉन है ना, और प्रोटॉन जो है v वेलोसिटी से जा रहा है, और वो किसमें इंटर कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड B में। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की हो गई B। तो अगर ये जो प्रोटॉन है वो v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर वो प्रोटॉन जब इंटर करेगा तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। यहाँ Q क्या है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा है, ये यहाँ पर कैसे जो है इंटर करता है, समानांतर प्रवेश कर रहा है, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्यों बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है अगर थीटा का मान 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0।
और साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो आप यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इंटू जीरो, मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो है फोर्स कितना होगा, जीरो, शून्य न्यूटन का फोर्स होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ देखना है और आंसर कर देना है। अब क्वेश्चन 6 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। इंग्लिश में भी यही बात लिखा हुआ है, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये दो मेरे कंटेनर थे, दोनों कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इन दोनों कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है एक 100 ग्राम का है और एक 180 ग्राम का है। बोला गया है कि जो कंटेनर ए है इसका तापमान दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और जो कंटेनर बी है उसका तापमान दिया हुआ है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इन दोनों में जो पानी है उसको एक तीसरे कंटेनर में मिलाया जा रहा है, इस तीसरे कंटेनर में पानी को मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि इसमें जो अब पानी आएगा इन दोनों का ये कितने तापमान का होगा, ठीक है। इसमें जो पानी होगा उन दोनों को मिला दिया गया, तो अब उसका तापमान कितना होगा, ठीक है। तो देखो इस पानी में कुछ यहाँ पर इस वाले के थ्रू जो पानी आ रहा है, कंटेनर ए के थ्रू जो पानी आ रहा है और कंटेनर बी के थ्रू जो पानी आ रहा है, इसको देख रहे हैं। ए के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें जरूर तापमान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उसका तापमान बढ़ रहा होगा, क्योंकि ए का तापमान 60 पे था, यहाँ 95 पे था, तो यहाँ पे तापमान बढ़ रहा होगा। और इन अदर हैंड अगर हम लोग दूसरी भाग को देखते हैं तो बी में कुछ भाग ए का मिल रहा है जिसका तापमान क्या हो रहा होगा, जो है घट रहा होगा। तो ए में तापमान गेन हो रहा होगा और बी के पानी का तापमान घट रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी हो मिला जुला कर हीट गेन जो है क्या होगा, हीट लॉस के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो मेरा हीट गेन होगा वो हीट लॉस के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। जितना हीट गेन हुआ है उतना ही हीट लॉस हुआ है, ठीक है। Q इजिकल टू कितना होता है, एम एस डेल्टा टी, जहां पर Q क्या है तो हीट गेन और लॉस है, M क्या है जो मास है वो है, S क्या है स्पेसिफिक हीट है यानी विशिष्ट उष्मा धारिता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी जल की विशिष्ट उष्मा धारिता, ये भी याद रखना है। एस की वैल्यू किसके क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो जो हीट गेन हुआ है और हीट गेन किस में हुआ है, ए में हुआ है, और हीट लॉस जो हुआ है वो किस में हुआ है, बी में हुआ है। तो Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी यहाँ भी लागू होगा। यहाँ पे मास दिया हुआ है, m की वैल्यू कितनी है, जो है 100 ग्राम, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है, 1 है। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, जो है तापमान अब पहले कितना था 60, अब कितना होगा, जो है कुछ टी के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इसका तापमान हो जाएगा टी, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि तापमान यही टी तो फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे गेन हो रहा होगा ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, T माइनस 60 है ना, इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब हीट लॉस हो जाएगा कौन सा, बी में, कितने में होगा लॉस, तो लॉस हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं 180। 180 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बी का कितना है 180 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट क्योंकि ये भी जल था, कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हीट लॉस हो रहा होगा, इसलिए मैं 95 में से टी घटा रहा हूं। क्यों घटा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, और यहाँ पे टी में से जो है 60 में घटा रहा था, यहाँ पे 95 को घटा रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे गेन हो रहा है तो टी ज्यादा होगा और ये कम होगा, इसे टी माइनस 60 लिखा है। यहाँ पे 95 ज्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। देखो यहाँ पे जो तापमान होगा ये तो एकदम कंफर्म है कि यहां से एक बात निकल के सामने आ रही है, ये 60 से अधिक होगा, ये जो होगा वो 60 से अधिक होगा, और 95 से क्या होगा, कम होगा, है ना। क्वेश्चन में आप ये तो देख करके समझ ही जाओगे, ठीक है, ये देख करके आप समझ गए हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे कैलकुलेट कर देना है। अब यहां तक क्वेश्चन समझ में आया, आया ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू निकल जाएगी और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अब 2 से काट रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t माइनस 300, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 9 इंटू 95 माइनस 90, ठीक है। अब इधर देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा 9t, ये जुड़ जाएगा 5t प्लस 9t कितना हो जाएगा 14t हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 300, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर 9 इंटू 95 क्या हो जाएगा भाई 855, तो 855 प्लस कितना हो जाएगा 300, ठीक है ना। 855 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1155, 1155, ठीक है। और ये किसके बराबर है 14t के बराबर है, तो यहां से t का वैल्यू हमको पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1155 डिवाइडेड बाई 14 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 82.5, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या ये ऑप्शन में आया है, हाँ बिल्कुल आया हुआ है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, दो असमानांतर बल, ठीक है ना, दो असमानांतर बल, ठीक है ना, 2 न्यूटन और 16 न्यूटन, ठीक है, जिसमें एक का मान दिया हुआ है 2 न्यूटन और एक का मान दिया हुआ है 16 न्यूटन। 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त बलों का परिणामी बल कार्य कर रहा होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक मतलब अनइक्वल फोर्सेस, है भी 2 न्यूटन का है और 16 न्यूटन का है, जो है एक्ट एट द एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, है ना, जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी 21 सेंटीमीटर, इस रॉड की लेंथ दी हुई है। अब पूछ रहा है द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एक्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेटर फोर्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है
कि एक मान लो रॉड है, ये हो गई रॉड, इस रॉड पे दो बल लग रहे हैं, एक सिरे पे लग रहा है 2 न्यूटन का, तो दूसरे सिरे पे असमान रूप से लग रहा है, मतलब अपोजिट में लग रहा है, और ये कितना लग रहा है 16 न्यूटन का। तो पूछ रहा है इसमें कि जो ये बल लगे हैं 2 न्यूटन और 16 न्यूटन में, इनमें एक परिणामी बल जो कार्य कर रहा होगा, जो रिजल्टेंट बल कार्य कर रहा होगा, वो 16 न्यूटन से कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। मान लो मेरा जो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर लग रहा होगा यहाँ पे, और वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लग रहा है मान लो ऐसे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया आपको कितना, ये हो गया x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये हो गया मेरा रॉड, ठीक है ना, ये मेरा हो गया जो है छड़ या फिर रॉड, उसका दो सिरा हो गया, एक पे 2 न्यूटन, एक पे 16 न्यूटन, और बोल रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट यानी परिणामी जो बल कार्य कर रहा होगा वो बड़े बल से कितनी दूरी पे कार्य कर रहा होगा। तो अभी क्षण अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर जो है स्थिर है, तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा, देखो जो जो 2 न्यूटन पे लग रहा होगा रिजल्टेंट, वो कितनी दूरी पे लग रहा होगा। अच्छा, छड़ की लंबाई भी दी हुई थी भाई, छड़ की लंबाई देखो, इस छड़ की जो लंबाई है ना, वो भी दिया हुआ था, और छड़ की लंबाई दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है आपको, देखो 21 सेंटीमीटर का लेंथ दिया हुआ है। चलो तो छड़ का लेंथ हम लोग लिख देते हैं, कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर देखो जो परिणामी बल होगा इक्विलिब्रियम में कितना हो जाएगा, यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 21, 2 न्यूटन की दूरी कितनी हो जाएगी 21 प्लस एक्स, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 21 प्लस, क्या लिख देंगे भाई 2 इंटू 21 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, यानी 16 न्यूटन, और 16 न्यूटन से कितनी दूरी है, इसकी कितनी दूरी है 16 न्यूटन से, x दूरी है, x के बराबर हो जाएगा। अब यही x का मान हमको पूछ रहा है, यही x का मान हमको पूछा हुआ है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42 प्लस 2x इजिकल टू 16x, इस साइड में ले आएंगे क्या हो जाएगा 16x माइनस 2x इजिकल टू 42, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x इजिकल टू 42, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 42/14, है ना, कितना आ जाएगा 14×42, यानी इसको अगर हम लोग जो है कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना, x सेंटीमीटर में था और x का मान यहां से निकल के आ गया। तो देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में कि जो है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक 20 फेरों की कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में 0.3 वेबर से घट करके 0 यानी कि 0 हो जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच ईएमएफ इंट्रोड्यूस जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो है क्वाल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न यानी कुंडली में जो है कितने फेरे हैं 20 फेरे हैं। ठीक है, अब इस कुंडली के अक्रॉस जो है क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इससे जो है इस कुंडली के क्रॉस 2 पॉइंट मान लो ए और बी, इसके जो है क्रॉस क्या इंट्रोड्यूस हो रहा होगा वोल्टेज,
और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ हो रहा होगा ये पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला हो गया है ना। अब देखो इसी फॉर्मूले में हम लोग एन की वैल्यू जानते हैं, एन कितना है 20 है। चेंज इन फ्लक्स या डी फाई को हम लोग बोलते हैं जो चेंज इन फ्लक्स हुआ है, देखो कितना लिखा है, 1 सेकेंड में 0.3 से है ना 0 हो जा रहा है, यानी 0.3 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3। फिर देखो क्या लिखा हुआ है dt यानी चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम तो साफ साफ लिखा हुआ है कितना, कितने समय में हो रहा है ये घटना, 1 सेकेंड में, dt की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकेंड। अब इन सबको मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ होगा है ना, जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा भाई, एन की वैल्यू कितनी है 20, चलो रख दिया 20 इंटू कितना डी फाई की वैल्यू कितनी है, चेंज इन फ्लक्स कितना है 0.3 रख दिया, डिवाइडेड बाय कितना, बाई 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए हम, क्या किए यहां से 0.1 उड़ा दिए, कितना आ जाएगा 10 का मल्टीपल हो जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी है 30 न्यूटन प्रति कूलम्ब है, इसी बिंदु पर 20 कूलम्ब के आवेश पर बल लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो है क्वेश्चन इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is 30 Newton coulomb. Find the force experienced by a charge of 20 coulomb at that point. ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद रहेगा तो भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला होता है ना, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या पूछ रहा है कि जो है कितना फोर्स लग रहा होगा, बल कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू क्यू हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जो है 30 न्यूटन कूलम्ब, है ना, 30 न्यूटन कूलम्ब प्रति कूलम्ब होता है। फिर देखो चार्ज जो होगा वो कितना होगा, चार्ज दिया हुआ है कितना कूलम्ब है भाई 20 कूलम्ब, 20 कूलम्ब, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो इसको रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30 यानी 30 न्यूटन प्रति कूलम्ब इंटू कितना 20 कूलम्ब। अब देखो यहां से कूलम्ब कट जाएगा, है ना, 30 न्यूटन इंटू 20 कितना आ जाएगा फोर्स 600 न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है ना, जो फोर्स मेरा आएगा वो कितना आ जाएगा 600 न्यूटन का, और यही क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, कौन सा ऑप्शन भाई, पहला ऑप्शन, दैट्स ग्रेट, है ना, पहला ऑप्शन ही मिल गया, उसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं कराया हम लोगों से, है ना। चलो भाई सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही बनेंगे, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको पढ़ना है आंसर करना है सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं क्या,
लिखा हुआ है एक कण 1 मीटर की त्रिज्या से वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। 1 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और विस्थापन में अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है यानी कि वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये वृत्ताकार एक पथ हो गया। ठीक है, और इस वृत्ताकार पथ का जो है त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है भाई? आर दिया हुआ है, कितना? 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है कि अगर हाफ डिस्टेंस कवर किया जाए, आधा आधा ही चला जाए, मान लो यहां से कोई चलना शुरू किया यहां से यहां तक, ठीक है, आधा चला, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो है हमको फाइंड करना है रेशियो, रेशियो यानी कि अनुपात। किसका किसका अनुपात निकालना है भाई? तो दूरी और विस्थापन का, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बोले तो दूरी, और नीचे क्या हो जाएगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो जाएगा, है ना, विस्थापन हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर कोई यहां से चलना शुरू कर रहा है और आधी दूरी तय कर रहा है, मान लो यहां से चलना शुरू किया और ऐसे आया आधा, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है? कुल दूरी होती है। तो कुल दूरी कितना तय करेगा? देखो पूरा करता तो परिमाप हो जाता, और परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर, लेकिन आधा कर रहा है तो यहाँ पर जो दूरी तय कर रहा होगा, है ना, जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो है पाई आर के बराबर हो जाएगा, और आर का मान 1 दिया हुआ है इसलिए इसको पाई के बराबर लिख सकते हैं। और देखो जो विस्थापन होता है, विस्थापन होता है वो कितना होता है? न्यूनतम दूरी। तो यहां से न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ए आर है तो ये भी रेडियस आर होगा, 2r होगा। 2r का मतलब कितना होगा भाई? विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r। 2r का मतलब कितना हो जाएगा? जो है 2 इंटू 1 मतलब कितना? 2। तो अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जो है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, दूरी कितनी लिखी हुई है? पाई, और विस्थापन कितना हो रहा है? 2। ठीक है, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि एक कार है जिसका जिसका मास दिया हुआ है 2000 केजी का है ना, कार का मास 2000 किलो का है, और कार का वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार को रोकने में किया गया कार्य यानी कि वर्क कितना होगा? सिमिलर क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कार ऑफ मास 2000 केजी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, वर्क डन टू स्टॉप दिस कार इज। तो अब देखो सिंपल क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है जो एक मूव कर रही है रोड पे, और इस कार का इनिशियल वेलोसिटी यानी यू दिया हुआ है कितना? 18 किलोमीटर पर आवर, और इसका कार का जो मास m होगा उसकी वैल्यू दी हुई है कितना? तो 2000 केजी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको दो चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है जो है प्रारंभिक वेग यानी कि जो है इनिशियल वेलोसिटी,
और प्रारंभिक वेग का मान क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 18 है ना गुणे 5/18, ये क्या हो जाएगा आप मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो सिंपली यहां से निकल के क्या आ गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मीटर प्रति सेकेंड में क्या देख रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकेंड के जो है वेग से वो चल रहा है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, तो कार का जो है मास दिया हुआ है। ठीक है, यानी m की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 2000 केजी दिया हुआ है। अब वर्क पूछ रहा है, तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस कार को रोकने में जो कार्य होगा, ये कार्य होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब देखो जब कार रुक जाएगी तो उसका फाइनल वेलोसिटी यानी v की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी एक बार इनिशियल लेंगे और एक बार फाइनल लेंगे, और यही मेरा क्या हो जाएगा, जो है आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मान लो एक बार इनिशियल का माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल का, और फाइनल में और इनिशियल में यहाँ पे दोनों मान लो लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा हाफ m, यहाँ पे क्या हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा हाफ इंटू m, अब क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वाला, और v की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल का क्या हो जाएगा 0 किया गया। कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा 1/2, m की वैल्यू दी हुई है कितना 2000 है ना केजी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 5, तो 5 और कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, है ना कितना हो जाएगा 25 है ना गुणे 1000। ठीक है, कितना हो गया 25 गुणे 1000। अब देखो यहाँ पे सिंपल हो गया मेरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 है ना, 2.5 इंटू 10 टू पावर 4, होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक और 10 से गुणा किया है और एक 10 से भागा किया है, तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा भागे, और हो जाएगा एक 10 ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में मैच करते हैं, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 जूल, यानी ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से सिकुड़ जाए और उसके द्रव्यमान यानी मास में कोई परिवर्तन न हो तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कितना होगा। अब आप जानते हो कि जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण होती है ना, यानी कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, जीएम बाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे रेडियस है ना, और जी क्या है गुरुत्वीय नियतांक है, और एम क्या है मास ऑफ द अर्थ है, और ये जो है क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या कम हो रहा है रेडियस, तो ये पहले था मेरा जी है ना। अब देखो अब मैं बोल रहा हूं कि ये चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, जी डैश जो होगा वो हो जाएगा जीएम डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू चेंज होगी कितना, आर माइनस
0.04 आर। ठीक है, ये कहां से आया मेरा, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो, अब देखो इसको अगर आपको समझना है तो आप ये समझो कि जो है पहले रेडियस, यानी कि त्रिज्या पृथ्वी की कितनी थी, तो मान लो आर थी, और कितनी त्रिज्या कम हो गई है, तो त्रिज्या कम हो गई है 4% कम हो गई है। 4% कम होने पर कितना हो जाएगा, आर में से घटा देंगे कितना, आर का 4%। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो आर माइनस आर इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना, 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर माइनस 0.04 इंटू आर। वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सा है ना, इतना हुआ है। अब देखो इसको मैं करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, ये मेरा जो जी डैश होगा वो कितना होगा, जीएम डिवाइडेड बाई 0.96 है ना, आर स्क्वायर। अब देखो, क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं, कैसे भाई, 1/0.96 इंटू जीएम बाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, जी के बराबर है। ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0.96 इंटू जी। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग 0.96 को देखेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ये कितने में आ जाएगा, 1.08 में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.08 जी। ठीक है ना, तो आप सिंपल देख रहे हो, अब कितना परसेंट बढ़ा है जी, एडिशन हो गया है ना, कितने परसेंट का, 8% का। जैसे यहाँ पे था मैंने निकाला है, वैसे यहाँ पे निकलेगा, है ना, यहाँ पे बस एडिशन हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 8% से बढ़ा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर रहा है, 8%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 13, देखो क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दर्पण और लेंस क्या होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। जो है कौन से स्फेरिकल मिरर का या गोलीय दर्पण और लेंस का जो है फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो दोनों अवतल होते हैं, है ना, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है ना, दोनों का फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। सिंपल सा है, तो कौन सा हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे, है ना, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको जो है याद हो रहा हो तो आप देखो, अवतल लेंस जिसको हम लोग जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं, जो जिसका हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई आ रहा है तो इसको क्या कर देता है, ये इस तरह से कर देता है, इसका फोकल लेंथ हम लोग कहाँ लिखते हैं, इधर, है ना, नेगेटिव में, है ना। और वैसे ही जो अवतल दर्पण होता है इस तरह से, इसका भी फोकल लेंथ हम लोग कहाँ लिखते हैं, इस तरह से, इधर मान लो ये सी हो गया और ये हो गया आपको, ठीक है, इस तरह से होता है। तो दोनों का ही कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन जो 0 होता है उससे कहाँ आ रहा है, जो है 0 वाले पॉइंट से कहाँ आ रहा है, जो है नेगेटिव साइड में। दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आप क्या कह रहा है, एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, गिरने के दौरान पत्थर
का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है ना, मतलब एक्सेलेरेशन हो गया। तो जमीन पर टकराते समय पत्थर पर वेग और लगा समय कितना होगा? स्टोन इज जेंटली ड्रॉप, है ना, आराम से छोड़ा जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर। जेंटली ड्रॉप इसका मतलब आराम से छोड़ा गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी पहले रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इफ वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, है ना, द रेट विद द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर साफ साफ यूनिट को भी देख करके आप समझ रहे हो ये किसकी वैल्यू दी हुई है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण की वैल्यू दी हुई है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है ना। तो कितने वेग और कितने समय के बाद क्या होगा? जो है पत्थर जमीन से टकराएगा। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार जो है एस यानी कि जो एच होगा, हाइट होगा, वो दिया हुआ है, वो कितना है? 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक। फिर दिया हुआ है गिरने के दौरान एक्सेलरेशन, है ना, मतलब अच्छा छोड़ा कहां से गया है? आराम से जेंटली छोड़ा गया है। इसका मतलब कि u का मान कितना? इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है भाई? एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जो है सिंपल फॉर्मूला जानते हो ना, गति का, वेग का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला जब मुझे क्या निकालना है? जो है फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब देखो आराम से इसमें रख दे रहे हैं हम लोग। v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 10 इंटू कितना? s यानी h की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400, 400, है ना, या 20 गुणे 20। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या बता रहा है? जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो तो 0 थी, लेकिन ये जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है? टाइम भी निकालना है। तो एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? अगर आपको v पता है तो u प्लस 80, ठीक है ना, u प्लस 80। अब देखो v का मान पता है मुझे और u का मान 0 है, तो अब इसमें रख रहे हैं, इस फॉर्मूले में अब हम लोग रख रहे हैं। तो v कितना है? 20 है, u का मान 0 है, प्लस a का मान कितना दिया हुआ है? 10, चलो 10 रख दिए। और t का मान कितना दिया हुआ है भाई? देखो t नहीं दिया हुआ है, t ही तो फाइंड करना है सर, है ना, t ही तो फाइंड करना है। चलो कितना हो जाएगा? जो है देख रहे हो ना, t की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? जो है 20 इज इक्वल टू 10t है, यानी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आ जाएगा। तो यहां से हम लोग को फाइंड आउट हो गया, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, और ये फाइनल टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड का लगेगा, ठीक है। देखो ऑप्शन देखते हैं, 20 मीटर प्रति सेकेंड और 2 सेकेंड, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 15 में? 50 हर्ज आवृत्ति 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो है टाइम निकालना है। अगर किसी वेव का, है ना, एक साउंड वेव लिखा हुआ है, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग का, है ना, क्या क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दी हुई है कितनी? जो है 500 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। और जो है तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा कितना दिया हुआ है भाई?
80 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना तरंग दर दिया हुआ है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर तरंग दर को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। 80 बाई क्या हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 0.8 मीटर हो जाएगा, है ना। तरंग दर का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना। अगर आवृत्ति हर्ज में होगी तो तरंग दर मीटर में होगा। चलो अब वेग निकालते हैं। वेग क्या होगा, ध्वनि तरंग का वेग क्या होगा, एफ इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं रख रहा हूं, कितना हो जाएगा वेग, 500 गुणे 0.8, है ना, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, जो है यहां से आप हटाओ, 0.8 हटा दिए, 3 हो गया, कैंसिल हो गया, 50 गुणे 8 कितना हो गया, 400, 400 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 400 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी कितनी आ गई, 400 मीटर प्रति सेकेंड। वेग से ध्वनि तरंग को कितना कितना जाना है, कितनी दूरी तक जाना है, तो यहाँ पे देखो कितना लगा है, 1 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर में, है ना, यानी कि डिस्टेंस जो है उसको दिए हुए गिवन है कितना, 1 किलोमीटर, है ना। अब 1 किलोमीटर को जो है हम लोग चाहेंगे तो 1000 मीटर भी कह सकते हैं। तो अब देखो डिस्टेंस सिंपली दूरी जो होता है क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मुझे डी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, टी मुझे फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डी अपॉन में वी। डी कितना है, 1 किलोमीटर है, डी की वैल्यू देखो कितना है, 1 किलोमीटर है, तो डी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 मीटर लिख सकता हूं। और वेलोसिटी को मैं कितना लिखूंगा, 400, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड ऊपर चला गया, यहां पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितना बचेगा भाई, 2.5 सेकेंड, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन मारने की बारी, कौन सा, 2.5 सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।